नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर एनपी सिंह और आप सभी का इस जीविता टीवी चैनल पे स्वागत है। और इस जैसा कि आप सभी को पता है कि वैदिक नेचर क्योर की एक श्रृंखला चल रही है जो कि पार्वती विद्यापीठ और पार्वती विद्यापीठ वैदिक यूनिवर्सिटी के 25 वर्ष हो जाने को उपरांत चलाई जा रही है, जिसमें आप सभी ही शामिल हैं और इसके लिए आप सभी का आभार। आज का जो विषय है हमारा स्वर योग को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि पिछले हफ्ते जो आपने शामिल हुए थे जिस पाठ्यक्रम के जिस कड़ी में, उसमें हम लोगों ने विभिन्न नाड़ी की चर्चा की थी। विशेषकर जो हमारे शास्त्रों में जिन परंपरा में नाड़ियों की चर्चा है और उसमें प्रमुख 14 नाड़ियों की बात हुई थी और उसके कोर्स की बात हुई थी। लेकिन उस के अलावा या उसी की हम कह सकते हैं कि आज कड़ी है या उसका एक नेक्स्ट चैप्टर हो रहा है, क्योंकि स्वर योग बहुत बृहद विषय है। उसको संक्षेप में आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले आप सभी से यह आग्रह भी है और जैसा विश्वास भी है कि आप सभी इसको भी उसी तरह शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने बहुत लोग अपने स्टेटस में भी लगा रहे हैं हर दिन का, तो इसमें लगाइए। और बहुत लोग जानना चाह रहे हैं या बहुत कुछ चीज़ों ने हमें किया है। तो दो विषय हैं, जैसा पिछले एपिसोड में या लगातार जो 3-4 ये आए हैं, वो एक मेरी लिखित पुस्तक है फेशियल डायग्नोसिस पार्ट 1। उसमें बहुत सा इन विषयों पर चर्चा है और विस्तार में चर्चा है, जहाँ पे पंच प्राण या आपने जो पंचकोश की बात की उस पर डिटेल्स में चर्चा है। तो वो पुस्तक जो भी लेना चाहें, जिस मेल आईडी से ये है उस पर संपर्क कर सकते हैं। या सत्य वाले जो एपिसोड था कि सत्य के बोलने से या सत्य के धारण करने से क्या सचमुच मनुष्य स्वस्थ रहता है या उसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उस पर भी मेरी एक बुक है हीलिंग विद ट्रूथ। तो उसको भी आप चाहे तो संपर्क कर सकते हैं, ले सकते हैं। और दोनों ही पुस्तक की बहुत ज़्यादा डिमांड है और कुछ प्रतियां ही अब बची हुई हैं, तो जिनको भी उसके चाहते हैं उसके बारे में डिटेल्स वो संपर्क कर सकते हैं। मेल आईडी पे उनको भेजा जाए, उनको उसकी जो भी बहुत नॉमिनल शुल्क है उसके आधार पर भेजा जा सकता है। जिनको भी उसकी आवश्यकता हो संपर्क कर सकते हैं। तो पिछले हफ्ते जो हमने किया उसकी अब कंटिन्यू करें। आज हम लोग स्वर योग पर फोकस करेंगे, ताकि स्वर योग सचमुच कितना इस हमारा कितना वैज्ञानिक है और कितना प्रभावी है। और हर एपिसोड के तहत या हर सेशन के अनुरूप आज भी 3 सवाल रहेंगे और उसका रिस्पॉन्स आपको भेजना है। तो इसलिए पूरे एपिसोड को अंत तक देखिए, बीच बीच में सवाल आएंगे और अंत में आप उसका उत्तर देंगे और उसी के आधार पर सर्टिफिकेशन होगी। तो हम लोग सीधे सीधे चलते हैं अब आज के इस एपिसोड पर, स्वर योग। अब स्वर योग की बात कहते हैं या स्वर की बात कहते हैं तो मुख्यतः हम लोग समझते हैं कि सांसों का जो प्रवाह होता है, यानी हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो उसकी अपना एक प्रवाह है। प्रवाह मतलब उसकी अपनी एक मोटिलिटी है, एक गति है, एक अंतराल है कि जिस तरह जा रही आ रही है, उसको कह सकते हैं। या और थोड़ा स्पेसिफाइड हो या कस्टमाइज्ड हो या और ज़्यादा उसको बहुत विशेष रूप में परिभाषित करें, तो जब सांसों का प्रवाह चलता है उसके तहत जो बहुत सूक्ष्म जो स्वर होते हैं, आवाज़ होते हैं, या यूँ कहे कि जो सूक्ष्म जो वाइब्रेशन होती हैं, उस को हम लोग स्वर कहते हैं। और वो जो वाइब्रेशन होती है, क्योंकि वो नाकों में के माध्यम से होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके शरीर को, मन को, आपके तंत्रिका तंत्र को, सब चीज को सूक्ष्म स्तर पर प्रभावित होती है। यानी कि घटना नाक में हो रही है, नाक के माध्यम से हो रही है, लेकिन वो आपके पूरे तंत्र को कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभावित करती है और वो आपके जीवन को भी प्रभावित करती है। तो वो है स्वर। अब स्वर की बात करते हैं तो मुख्यतः हम लोग चूंकि 2 नाक को नथुनों से लेते हैं और जिसमें हम लोग ईड़ा और पिंगला की बात करते हैं कि हमारी दोनों नाकों से ईड़ा और पिंगला चलती रहती है और जनरली 24 घंटे में 12 बार ईड़ा, 12 बार पिंगला, ये ऑल्टरनेट वे से चलती रहती है। हमने एक के बाद एक चलती रहती है और ये अगर इस रूप में चले, यानी दिन में 12 दिन में 12, वो अलग अलग नहीं, ईड़ा फिर पिंगला, ईड़ा पिंगला, इस तरह ऑल्टरनेट वे से चलती हैं। तो 24 घंटे में अगर इस रूप में चल रही हैं तो आप स्वस्थ हैं। अब इसको सुनने में थोड़ा ये लगेगा, लेकिन आज के मॉडर्न विज्ञान भी इसको कहीं ना कहीं
मानने लगा है। और मॉडर्न विज्ञान में जो हम लोग श्वास की प्रक्रिया चलाते हैं या देखते हैं, स्वर योग की बात करते हैं, वहाँ पे चूंकि आइडिया यही है, इसी चीज़ को समझ के किया गया है। और आज की मॉडर्न साइंस की और आज की मॉडर्न साइंस की परिभाषा के आधार पर उसको व्याख्यायित करने की कोशिश की गई है। तो वहाँ पे उन लोगों ने इस शब्द को यूज़ किया है, नेजल साइकिल। अब नेजल साइकिल का मतलब है, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि स्वर चल रहा है, एक नाक से फिर दूसरे नाक में आ रहा है, यानी ईड़ा कभी चल रही है, कभी पिंगला चल रही है, तो यहाँ पे उन्होंने नेजल साइकिल कह दिया कि। और जैसा कि हमने पहले भी बताया है, और पहले जब हमने अर्धनारीश्वर की बात कही थी, तो उस समय भी हमने ईड़ा पिंगला के माध्यम से, या यूं कहें कि हमने 2 हेमिस्फीयर की बात की थी कि हमारे ब्रेन में 2 हेमिस्फीयर हैं। यहाँ पे जब नेजल साइकिल की बात आ रही है या हमारे स्वर योग की बात आ रही है, स्वर में भी हम कह रहे हैं कि स्वर बदल रहा है, यानी जो नाकों के माध्यम से जो जीवनी शक्ति जा रही है, या सूक्ष्म जो हमारा तरंग या वाइब्रेशन जा रहा है, या सूक्ष्म जो साउंड जा रही है, वो कहीं ना कहीं हमारे पूरे जीवन प्रक्रिया को या हमारे पूरे ऑर्गन को, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हर लेवल को कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। उसको स्वर हम बोल रहे हैं। और नेजल साइकिल में भी कहीं ना कहीं वही घटनाएं घट रही है। और यहाँ कहा जा रहा है कि भाषा की जा रही है कि जब हम नाकों के माध्यम से जब आप श्वसन क्रिया कर रहे हैं, जो वायु का प्रवाह हो रहा है, तो कॉन्जेशन और डीकॉन्जेशन की प्रक्रिया की वजह से हमारे अंदर के जो नेजल नर्व्स हैं वो उस रूप में एक्टिवेट होते हैं या स्टिमुलेट होते हैं, और वो हमारे ब्रेन को प्रभावित करते हैं। यानी एक नथुने में अगर या नॉस्ट्रिल में अगर कॉन्जेशन है तो दूसरे में डीकॉन्जेशन है, और इस रूप से ये प्रवाह हमेशा बदलता रहता है और वो हमारे ब्रेन को प्रभावित करते हैं। हालांकि हमारी परंपरा में पहले ही कहा गया है कि ईड़ा और पिंगला एक नाक से चलती है, दूसरे नाक में से फिर चलती है, यानी प्रवाह होता रहता है। एक नथुने से ईड़ा है तो एक से आपके पिंगला है, और दोनों का ऑल्टरनेट हो रहा है। यहाँ पे कॉन्जेशन डीकॉन्जेशन की बात है, लेकिन बात वही है कि हम लोग अल्टीमेटली कि नाकों के जो नॉस्ट्रिल से जो ब्रीदिंग हो रही है वो हमारे दोनों हेमिस्फीयर को, यानी कि जो दाहिने से चल रही है वो बाएं हेमिस्फीयर को प्रभावित करती है, और जो बाएं से चल रही है वो दाहिने हेमिस्फीयर को प्रभावित कर रही है। अब इस स्थिति में अगर हम आते हैं तो ये जो ऑल्टरनेटिंग ऑफ, या हम लोग जब ब्रीदिंग तो कहना, मैंने पहले भी कहा कि ब्रीदिंग शब्द अपने आप में इनवॉलंटरी प्रोसेस है। वॉलंटरी प्रोसेस में हम लोग उसको प्राणायाम ही कह सकते हैं। तो उसमें हमारा अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम जब भी हम करते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हम प्रत्यक्ष रूप से या वॉलंटरीली हम अपने ईड़ा और पिंगला को यूज़ करते हैं, या हमारे नेजल साइकिल को हम अपने मर्जी से यूज़ करने की कोशिश करते हैं। और ये मुख्यतः कहा जाता है कि जब रेगुलर साइकिल में चलता है तो मैक्सिमम 1 घंटे से 90 मिनट के अंदर ये ऑल्टरनेट होता रहता है, यानी इस साइकिल के अंदर इनका परिवर्तन हो जाता है एक से दूसरे ये में। अब कुछ साइंटिफिक स्टडी भी हुए हैं कि जिसमें ये क्लियरली बताया गया है या देखा भी गया है कि अगर हम इस नेजल साइकिल को या इस जो स्वर योग को अगर हार्मनी यानी बैलेंस यानी सामंजस्य में रखें, तो हमारी बहुत कुछ चीज़ें जो ब्रेन की ईईजी होती है वो नॉर्मल हो जाती है। यानी कि अगर हमारा ब्रेन फंक्शन हो या ब्रेन में इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम जो उसका अगर इम्बैलेंस आए कि ब्रेन की जो वेव है वो बहुत खतरनाक हो या इम्बैलेंस हो या अस्वस्थ दिखा रहे हो, तो हमारे सिर्फ और सिर्फ ये ऑल्टरनेट ब्रीदिंग यानी कि नेजल साइकिल को मेंटेन करें, या हम अपनी भाषा में कहें कि हम स्वर योग को करें, तो ये ईईजी को भी वो नॉर्मल करता है। यानी एक दूसरे जो ब्रेन हेमिस्फीयर है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। हमारे आँखों की जो एक मूवमेंट होती है सोते समय, जाता है कि रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रैपिड आई मूवमेंट, तो उसको भी कहीं ना कहीं ये रेगुलेट करता है। और जब ये रेगुलेट करेगा तो हमारी नींद अच्छी आएगी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम इस स्वर योग के माध्यम से हम अपने नींद को भी पूरा कर सकते हैं। और ये साइंटिफिक रिसर्च है। हालांकि उन्होंने इस जगह को स्वर योग इस नाम नहीं दिया, उन्होंने नेजल साइकिल दिया। लेकिन जिस नेजल साइकिल की बात कर रहे हैं वो हमारी परंपरा में, वैदिक परंपरा में बहुत पहले से मौजूद है। ये सारी चीज़ें उसमें कहा गया है कि अगर
श्वसन को हम कंट्रोल में रखते हैं, रिदम में रखते हैं, या उसमें एक सामंजस्य बैलेंस रखते हैं, तो हमारे मस्तिष्क ही नहीं, हमारी थॉट प्रोसेस भी कहीं ना कहीं बहुत संतुलित होगी और हम बहुत निर्णय लेने की क्षमता हमारी अच्छी होगी। यानी हमारे इंटेलेक्चुअल फंक्शन या इंटेलेक्चुअल वर्क भी बहुत अच्छा, मानसिक और हमारी वैचारिक और हमारी चेतना के स्तर पर भी बहुत ज़्यादा हम सही निर्णय ले पाएंगे और सही काम कर पाएंगे। ये आज के ये नेजल साइकिल वाली जो बात है उस वो भी इसमें कहती है कि जब हम इस तरह करते हैं तो हमारे दोनों हेमिस्फीयर बैलेंस वे में काम करते हैं। जब बैलेंस वे में काम करते हैं तो दो चीज़ें बहुत होती है। जैसे हम लोग कभी कोई चीज़ को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, यानी वाणी के माध्यम से जो व्यक्त नहीं कर पाते हैं, वो वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी होती है। क्योंकि कई लोग हैं कि बातें अच्छी सोचते हैं लेकिन उस बातों को व्यक्त नहीं कर पाते, या व्यक्त कभी ऐसा करते हैं कि उसका मतलब उल्टा निकल जाता है। तो ये अगर नेजल साइकिल या स्वर योग को का सही से उसकी मतलब प्रैक्टिस की जाए, और प्रैक्टिस की बात है सिर्फ नाकों से लेना छोड़ना नहीं है। जब इस तरह की अगर प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तब आपको किसी एक्सपर्ट जो स्वर योग को अच्छी तरह से जानते हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को देख के, क्योंकि यहाँ पर जब जाएंगे तो फिर आपको, जैसे मैंने पहले दो एक एपिसोड में जैसे कहा था कि पंचकोश पंच प्राण, उसका भी अध्ययन करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि प्राण में कहाँ डिप्लेशन है, कोश में कहाँ एबनॉर्मलिटी है, और कैसे डिजीज प्रोग्रेस हो रही है, या कैसे हमारे प्राण का प्रवाह पंच प्राण में और पंचकोश में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। वो हमने पिछले एपिसोड में उसकी चर्चा की है। तो उसके आधार पे हम उस व्यक्ति के लिए हम लोग स्वर योग की थेरापेटिक वे में करेंगे कि किस तरह का वो इस स्वर योग को किस तरह यूज़ करे ताकि उसके अंदर ये दोनों हेमिस्फेयर नॉर्मल काम कर पाए। और ये वर्बल हो जैसा कहा, और स्पेशियल ओरिएंटेशन भी है कि हमारे आसपास के परिवेश या एनवायरनमेंट जो भी घट रहा है उसके साथ हमारा संपर्क कैसा हो, ये सबसे बड़ी बात है। और इसके साथ साथ भावनात्मक स्तर पर, या यूँ कहे कि हमारे कई क्रियाएं हैं जहाँ पे सीधे सीधे एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोनल सिक्रेशन की बहुत ज़्यादा एक रोल है, उसको भी हम सिर्फ और सिर्फ स्वर योग के माध्यम से रेगुलेट कर पाते हैं। और आजकल आप बहुत देखते होंगे कि लोग अवसाद में हैं, बहुतों को नींद नहीं आती है, बहुत तनाव में है, यानी कि उनके हार्मोनल सिक्रेशन लेवल एबनॉर्मल है। महिलाओं को, यहाँ तक कि बच्चियों को 16-18 वर्षों में बच्चियों को पीसीओडी हो जा रहा है, जो कि अल्टीमेटली बाद में बहुत सारे की ट्रीटमेंट और अल्टीमेटली सर्जरी की बात कर जाती है, और वो मातृत्व क्षमता को भी शायद बहुत कम उम्र में खो देती हैं। तो ये सारी तरह की आती हैं, लेकिन स्वर योग इन सब चीज़ों में ये हार्मोनल इम्बैलेंस को भी ठीक कर सकता है। अगर हम जिसके साथ हुआ है, जिसको जो प्रॉब्लम है, उस व्यक्ति को या उस महिला को उस रूप में देख के उसके अंदर के प्राणों का अवरोध कैसे हो रहा और किस तरह डिजीज प्रोग्रेस हुई है, यानी कि पंच प्राण पंचकोश किस रूप में अवरोध हो रहा है और कहाँ पे किस रूप में पूरे प्रक्रिया को अवरोध करके डिजीज क्रिएट कर रही है, तो उस रूप में हम लोग डायग्नोसिस करके ये कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी सर्काडियम रिदम की बात की थी, ऑलरेडी उस पर ये हुआ, और शायद वो बहुतों को बहुत अच्छा, सब बहुत लोगों ने उसको शेयर भी किया है। तो सर्काडियन रिदम और एक अल्ट्राडियन रिदम भी होता है, जो कि 24 घंटे में हमारी जो 24 घंटे की जो हमारी जीवन प्रक्रिया है, वो हर 24 घंटे बाद, जो नॉर्मल प्रक्रिया है 24 घंटे के बाद वो फिर आती है। यानी सोने का समय, उठने का समय, भोजन का यानी भूख लगने का समय, प्यास लगने का, ये जो निरंतर होती रहती है, इसको हम लोग अल्ट्राडियन रिदम कहते हैं। और ये अल्ट्राडियन रिदम भी कभी कभी या तो हम अपने लाइफस्टाइल की वजह से, या कभी कभी लाइफस्टाइल की वजह ही मूल होता है, लेकिन उसको कभी कभी इस तरह कर देते हैं कि उसी की वजह से हमारा अल्ट्राडियन रिदम भी डिस्टर्ब होता है, और वो डिस्टर्ब होता है तो हमारे और भी प्रक्रियाएं और भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं। तो ये अल्ट्राडियन रिदम को भी प्रभावित करता है और उसको रेगुलेट करता है सिर्फ और सिर्फ स्वर योग। तो ये सबसे बड़ी बात है। और अगर थोड़ा सा और ये में जाए तो ये जो सबसे बड़ी हम जानते हैं कि जब हम दो हेमिस्फेयर की बात करते हैं तो उसको आज की तारीख में बात करें या मॉडर्न मेडिसिन में, तो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, उसको रेगुलेट करता है नेजल साइकिल। हालांकि हम जब बात करते हैं, हम लोग
जो पिछले एपिसोड का सेशन का अगर अच्छे से कहेंगे तो हमने कहा था कि ईड़ा पिंगला जब जाती है एक दूसरे से क्रॉस करती है, सुषुम्ना वहाँ पे रहती है, तो वो थोड़ा और डीपर लेवल यानी कि हम चेतना को भी कहीं ना कहीं जागृत करते हैं, चेतना को भी के उच्च स्तर पर जाने की कोशिश करते हैं, वहाँ है। लेकिन चूंकि मॉडर्न मेडिकल साइंस की बात करते हैं तो हम लोग उस रूप में अगर चर्चा करें तो वहाँ पे है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और उसके दो पार्ट है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये दोनों को रेगुलेट करता है। जो हम लोग ईड़ा पिंगला की बात करते हैं यहाँ पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों को प्रभावित करता है। यानी कि सिंपैथेटिक है कि वो कहीं ना कहीं एक्टिविटी रिलेटेड है और पैरासिम्पैथेटिक है रेस्ट रिलेटेड। यानी सिंपैथेटिक हमारी हार्ट रेट को बढ़ाता है, जहाँ बहुत एक्टिव करना है, एक्टिविटी होगी तो हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा। और पैरासिम्पैथेटिक है कि कहीं ना कहीं वो हमारे हार्ट रेट को नॉर्मल करेगा या रिड्यूस करेगा, रेस्ट में ले जाएगा, कामनेस ले आएगा, और वो कहीं ना कहीं हीट प्रोड्यूस में ले मतलब हीटेड करेगा, बहुत ज़्यादा एग्रेशन ले आएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक कहीं ना कहीं हमको रोकेगा, प्रभावित करेगा, या कहीं ना कहीं हमको एज ए रेस्ट में ले जाएगा। तो ये दो चीज़ें जो हैं हमारी सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का बैलेंस है। अब हम स्वर योग के माध्यम से, जो कि हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि जब भी सिंपैथेटिक ईड़ा और पिंगला जाती हैं तो हर एक चक्र के बाद वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, यानी एक दूसरे से जुड़ती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, यानी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक को या पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक को बैलेंस करती है, और वहीं पे सुषुम्ना रहती है जो बिल्कुल बैलेंस अवस्था में रहती है। और सुषुम्ना अगर उन दोनों को प्रभावित करती है तो आप पूरे ही पूरे एक बैलेंस अवस्था में आते हैं, और कहीं ना कहीं फिजिकल लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठ के कॉन्शस लेवल पे जाते हैं, तो पूरी बॉडी को कहीं ना कहीं एक हारमोनियस कंट्रोल में होता है। अदरवाइज सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक अपना काम करते हैं, एक तो फिजियोलॉजिकल लेवल पे करते हैं कि उनकी जो ज़रूरत क्या है वो करते हैं, और एक सिचुएशन की क्या डिमांड है उसके हिसाब से करते हैं। लेकिन जब हम नेजल साइकिल करते हैं तो ये दोनों को बैलेंस होता है, और अगर स्वर योग करते हैं तो इन दोनों को ही बैलेंस नहीं करता, उसको दोनों को बैलेंस करके कहीं ना कहीं बैलेंस में ले आने के साथ साथ उसमें सुषुम्ना का भी एक रोल होता है, तो वो कहीं ना कहीं एक चेतना के स्तर पर ले जाती है। तो उस अवस्था से आप बाहर जाते हैं, और भी जो प्रक्रिया है उसके साथ रिलेटेड है वो बैलेंस होती है, यानी कि हाइपोथैलेमस भी एक्टिव होता है और वो कंट्रोल करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग स्वर योग के माध्यम से हम लोग करते हैं। अब इसमें हम लोग कुछ चीज़ें आ जाएं तो कि हम लोग और डिस्कस करें उसके पहले, क्योंकि हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है कि हमने एक नाक बंद किया, दूसरे से लिया, फिर तीसरे पहले से छोड़ा, सिर्फ इतना ही नहीं है। ये तो दिखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन प्रैक्टिस करना उतना ही है कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो श्वास का लेना, रोकना, छोड़ना, और कहाँ तक सांस जा रही है, और आपके शरीर के अनुरूप आप कितनी देर तक ले रहे हैं, ये सारी प्रक्रियाएं उसमें होती है। इसलिए ये भी एक प्रैक्टिस की है, और इसीलिए हमारी ये में कहा जाता है, ये अनुलोम विलोम तो कहते हैं, नाड़ी शोधन भी वर्ड यूज़ किया जाता है जब अल्टरनेट ब्रीदिंग करते हैं। इसमें नाड़ी शोधन का मतलब है कि हमारे अंदर जिस नाड़ी की कल्पना की गई है, जिस नाड़ी की चर्चा हमने पिछले हफ्ते की, उस नाड़ी को का शोधन हो रहा है, यानी उसके अंदर जो भी विष क्रिया है या जो भी उसमें मॉर्बिडिटी है या जो भी ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जो शरीर के जीवन के लिए, इस अस्तित्व के लिए जो भी विषाक्त है या जो उसके लिए खतरा है या उसके लिए अयोग्य है, उस चीज का शोधन हो जाता है या उस चीज को शरीर से निकाल दिया जाता है। ये सबसे बड़ी बात है, इसीलिए हम लोग में नाड़ी शोधन है। यहाँ पे नजल साइकिल की बात हो रही है, लेकिन वहाँ पे हम लोग नाड़ी शोधन के माध्यम से ये सारी चीज़ें हम लोग आराम से कर सकते हैं। अब जो कुछ रिसर्च है उसकी बातें कर ले, फिर हम लोग और इस पर चर्चा करेंगे कि जैसे मैंने ऑलरेडी पहले ही कहा कि ईईजी, इसके पैटर्न को हम लोग नाड़ी शोधन या यूं कहें स्वर योग को अगर सही से बैलेंस करें तो उसमें हम ईईजी पैटर्न जो होता है हमारे ब्रेन का, उसको हम बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसके वजह से ब्रेन के ईईजी को नॉर्मलाइज करेंगे, यानी कि आपके ब्रेन फंक्शन को या ब्रेन को हम बहुत ज़्यादा हेल्दी रख सकते हैं। और भी कई चीज़ें हैं जिसमें हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि ब्रेन की जो एक्टिविटी होती है, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव या मेंटल फंक्शन जब काम करते हैं तो या तो टायर्ड हो जाते हैं या
बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में नहीं पहुंच पाते, इतने थक जाते हैं कि हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते या सोच नहीं पाते क्या करें, बहुत कन्फ्यूज़न वाली स्थिति होती है। वहाँ पे भी ये स्वर योग या नजल साइकिल आपको बहुत बेनिफिट करेगी कि दोनों ब्रेन जो है, दोनों हेमिस्फेयर है, वो इस सामंजस्य की स्थिति में आ जाए और आप उसमें बहुत अच्छे से उसको रिस्पॉन्स कर पाएँ और जो आप काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब जो है, जो कुछ चीज़ें जो हैं जो हम लोग करते हैं कि जब हम लोग इसमें जाते हैं स्वर योग में, जब हम इसको निरंतर अगर हम प्रक्रिया में चले तो हमारे शरीर में, विशेषकर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को भी ये बढ़ा देते हैं। यानी अगर किसी के अंदर शरीर में एक्टिविटी कम है तो हम सिर्फ और सिर्फ स्वर योग के माध्यम से ही मस्कुलर एक्टिविटी या उसमें यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज या मेटाबॉलिज्म इतना बढ़ा देते हैं ताकि शरीर के अंदर जो प्रक्रिया होती है, एक एक्सेसिव एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, उसको हम इस माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी आपको एक्सपर्ट स्वर योगी की ज़रूरत है, जो आपके शरीर के हिसाब से, आपके ऑक्यूपेशन के हिसाब से और आपके शरीर में जो अस्वस्थता है उसके हिसाब से ही डिज़ाइन करेंगे कि कितना करना है, कब करना है और किस स्थिति में करना है, ताकि शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़े और उस हिसाब से धीरे धीरे उसका रीचेक हो या एनालाइज हो कि उसको बढ़ाना है, कमाना है। अचानक किसी भी चीज़ को बढ़ा देना, कमा देना, ये अच्छी बात नहीं है। अब जैसे है कि यूजुअली जब हम लोग अगर एक नाक से, यूजुअली इसमें एक नाक से ही लेते हैं, तो जब जिस नाक से लेते हैं उस साइड के लंग्स को हम फुल्ली इन्फ्लेट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी स्वर योग की एक ये है। और क्या कहें कि नजल साइकिल का है कि जब जिस लेवल से लेते हैं, अगर प्रक्रिया करते हैं तो हम लंग्स का कितना यूटिलाइजेशन करते हैं, और लंग्स को जब यूटिलाइज करते हैं, फुल्ली लंग्स को इन्फ्लेट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे ऑक्सीजन लेवल के कंजम्पशन को बढ़ाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ में कि जितना हम लंग्स को अगर सही ढंग से स्वर योग को करेंगे तो लंग्स की इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और इन्फ्लेशन जब बढ़ेगी तो वेंटिलेशन बढ़ेगा। क्योंकि स्वर योग, जैसे मैंने कहा कि स्वर है ब्रेन को ही नहीं, शरीर के एक एक ऑर्गन को कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली अप्रोच करता है सिर्फ स्वर के माध्यम से। तो इसलिए अगर हम स्वर योग को सही ढंग से करें तो शरीर के हर एक ऑर्गन को, हर एक कोश को, यानी हर एक सेल को हम हेल्दी बना सकते हैं। उसके लिए आपको किसी अच्छे स्वर योग के पास, स्वर योग के एक्सपर्ट के पास ही जाना पड़ेगा, ताकि आपको उस रूप में वो कराए, आपके शरीर के हिसाब से, शरीर की अवस्था के हिसाब से। तो ये है कि वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा होता है, और जब वेंटिलेशन बढ़ेगी तो जाहिर है कि स्वर का प्रवाह आपके और डीपर लेवल पे जाएगा, और जितनी डीपर लेवल पे जाएगा उतनी ही डीप लेवल से आपके जो क्या कहें कि वेस्ट प्रोडक्ट है वो एलिमिनेट होंगे या बाहर निकलेंगे। यानी कि एलिमिनेशन, या यूँ कहें कि शोधन या डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ये बहुत बड़ी ज़रूरी है। अब जो है कि जब सबसे बड़ी बात है कि जब भी हम ये नज़ल साइकिल कर रहे हैं, स्वर योग कर रहे हैं, यानी जब भी हम, पहला हो रहा है कि हम एक सिर्फ ऑक्सीजनेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजनेशन बढ़ रहा है, और जब ऑक्सीजनेशन बढ़ रहा है तो हर सेल की और शरीर की वाइटलिटी हमारी बढ़ जा रही है। और कुछ चीज़ें हैं कि जब हम इस नाड़ी शोधन प्राणायाम या स्वर योग को जब हम करते हैं तो मेंटल एबिलिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाते हैं। जैसा कि पहले मैंने कहा कि वर्बल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मेंटल एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, क्योंकि हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, यानी प्लस सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अब कुछ चीज़ों पे हम आ जाएं कि जब हम, जिनका जो राइट नज़ल जो डोमिनेंस है, यानी कि जब हम नॉर्मल जब कंडीशन में अगर हमारी ब्रीदिंग ले रहे हैं, देख रहे हैं, अगर हम चेक कर रहे हैं तो लगे कि हमारी दाहिने नथुने से या दाहिने नॉस्ट्रिल से ज़्यादा श्वास चल रहा है और दूसरे में कम चल रहा है, तो इसका मतलब है कि, या ये ज़्यादा चलता है
जिस समय ज़्यादा चले या जिसका ये ज़्यादा चले, तो ये समझिए कि वर्बल डोमिनेंस की ये है कि यानी वाणी का प्रवाह उस समय ज़्यादा होगा, या उस समय अगर कोई वाणी वाली बात कर रहे हैं या कोई वर्बल टॉक दे रहे हैं तो वो ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा, या वर्बल टॉक ज़्यादा दे रहे हैं तो उस समय राइट नॉस्ट्रिल्स ओपन हो जाएंगे ज़्यादा। और राइट नॉस्ट्रिल ओपन होने का मतलब है कि हमारी पिंगला स्टिमुलेट होगी और पिंगला को एक्टिवेट करेंगे। और जब राइट होगा तो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर, ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर ये हो जाएगा। और जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अगर लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारा स्पेशल स्किल्स होती है, माने हम कहीं ना कहीं अपने राइट ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं और दूसरे जो स्किल ओरिएंटेड काम है उस पर हम ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे दो चीज़ें, और भी कई चीज़ें हैं कि जब हम करेंगे तो विशेष करें दो तीन चीज़ों पे हम लोग आ जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि वो हम लोग समझ जाएंगे कि जैसे कई रोग जो हुए हैं जिसमें जो रिसर्च भी आए हैं, विशेषकर ऑटिज़म बच्चों को आप लोगों ने सुना होगा कि जो बच्चे ऑटिज़म के हैं वो जो बहुत अच्छे से ऑटिस्टिक चाइल्ड होते हैं कि लेटर को पहचानना या गलत पहचानना वो हो जाता है, तो उनका भी देखा गया है कि बहुत बार हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्वर योग के माध्यम से इस तरह के प्रॉब्लम को भी, या जो लैंग्वेज इम्पेयरमेंट है, जो लैंग्वेज को सही ढंग से नहीं समझ पाना या उसके ये से एसोसिएट नहीं कर पाते, उसमें देखा गया। और ये देखा गया कि ज़्यादातर बच्चे ऑटिस्टिक वो होते हैं जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं या दाहिने हाथ से काम करते हैं, यानी कि राइट ब्रेन ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, तो उसमें ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो लेफ्ट हैंडेड जो व्यक्ति हैं या बच्चे हैं उसके अंदर ऑटिज़म की डेवलप ये होती है, यानी कि उसके अंदर स्वर योग के माध्यम से अगर यूँ कहें तो उसके अंदर लेफ्ट साइड ज़्यादा, राइट हेमिस्फीयर ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, ओवर डोमिनेट लेसर डोमिनेट कर रहा है, लेफ्ट डोमिनेट ज़्यादा हो रहा है, तब जाके वो लेफ्ट हैंडेड है तो सॉरी राइट हेमिस्फीयर ज़्यादा डोमिनेट है, तो इसलिए उसमें ये किया जा रहा है। और ऐसे बच्चों को हम लोग ये करते हैं, यानी कि जो लेफ्ट जो ऑटिस्टिक चाइल्ड है उसके मतलब है कि उनका जो ईड़ा नाड़ी है यानी बाएं आंख से चलती है, बाएं नाक से चलती है और राइट हेमिस्फीयर वो ओवर एक्टिव है। तो अगर ऑटिस्टिक बच्चे हैं तो ज़्यादातर बच्चों को देखा गया है कि वो लेफ्ट हैंडेड हैं, या उनकी ईड़ा नाड़ी अगर हम स्वर योग के माध्यम से करें तो वो ज़्यादा ओवर एक्टिव है, तो उसको हमको थोड़ा अंडर एक्टिव करना पड़ेगा, नॉर्मल में होगा और पिंगला को करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ भी आपको सोचना पड़ेगा कि सिंपल पिंगला को बढ़ाना है एड़ा, ऐसा नहीं है। आपको देखना है उस व्यक्ति की और भी क्या क्या सिम्टम है, क्या असुविधा है, उसके सराउंडिंग्स क्या है, स्पेशियल ओरिएंटेशन क्या है, कि उसके आसपास का जो परिवेश है उसके साथ उसका इंटरेक्शन कितना क्या है। क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, तो अगर इंट्रोवर्ट हैं तो आप बाहर के सराउंडिंग से की वजह से इंट्रोवर्ट है या नेचुरली इंट्रोवर्ट है, तो ये स्पेशियल ओरिएंटेशन भी उसका देखना पड़ेगा कि आसपास के परिवेश उसको कैसे प्रभावित करते हैं। तो उसके हिसाब से हमें करना है कि ईड़ा को सप्रेस करना है या पिंगला को एक्टिवेट करना है, या दोनों को ही करना है, एक को रिप्रेस एक को अपग्रेड, दोनों करना है। तो बैलेंस में ले आने के लिए क्या क्रिया है, तो इस तरह सोचना है। यानी कि ऑटिस्टिक में भी बच्चों को हम लोग ये इसको यूज़ कर सकते हैं स्वर योग, और स्वर योग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। कई रिसर्च पेपर है, आप लोग भी देख सकते हैं कि सिंपली हम लोग स्वर योग के माध्यम से ही कई चीज़ों को, जैसे ग्लोकोमा जैसे रोग हैं उसमें भी देखा गया है कि स्वर योग को प्रभावित हुआ है। ग्लोकोमा का मतलब कि आप सभी जानते हैं, ग्लोकोमा जो है वो आपका एक काला मोतिया भी बोला जाता है, जिसमें आँखों के प्रेशर बढ़ जाते हैं और वो अल्टीमेटली अगर अनट्रीटेड रहे या उसको मैनेज सही समय पर नहीं हो तो परमानेंट ब्लाइंडनेस आ जाती है, अंधत्व की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पे भी स्वर योग बहुत बड़ा योग कर सकता है हमारे, और कंडीशन के हिसाब से हम किस नाड़ी को यूज़ करेंगे ये उसके डिपेंड करता है कि कौन सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करता है। कार्डियोलॉजी में की बात हमने की अभी हार्ट में की कि हमारे हार्ट
रेट को बढ़ाना, रिड्यूस करना दोनों नाड़ियों के माध्यम से करते हैं, या हमारे प्रेशर को, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक को, ये करना सिर्फ और सिर्फ हम नाड़ी शोधन प्राणायाम या स्वर योग के माध्यम से हम बहुत हद तक कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें आने के पहले अगर हम लोग सीधे थोड़ी चीज़ें और हम लोग समझ लें कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसको बेहतर ये के रूप में ना देखें कि हम ये करें, क्योंकि कई बार होता है कि जब हम बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लोग हवा में बात कर रहे हैं, चमत्कार की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा चमत्कार नहीं। इसलिए हमने कुछ पेपर खोज के निकाले या कुछ कई चीज़ों का वहाँ से लाया कि जो रिसर्च पेपर या कुछ लोगों के ऑब्जर्वेशंस है वो वहाँ के डाटा हमने आपके पास प्रस्तुत किए कि जिन लोगों ने ये अपने साइंटिफिक पेपर में या लिटरेचर में लिखा है और किया है कि ये सारी चीज़ें इफ़ेक्टिव हुई है या सिर्फ और सिर्फ नेजल साइकिल या स्वर योग के माध्यम से ये कई चीज़ों को डिजीज़ में इनका इफेक्ट आया है, तो उन इफेक्ट को हमने आपके सामने ले आया। जैसे मैंने कहा स्लीप पैटर्न, हार्मोनल इम्बैलेंस का है, ब्लड प्रेशर का है, ईईजी पैटर्न ब्रेन का, क्योंकि आदमी बहुत ज़्यादा बहुत तरह की चीज़ों में इफेक्ट मैंने असुविधा और ये हो जाती है, तो उस चीज़ों को हम लोग बहुत ज़्यादा ये कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ें हम लोग और ज़्यादा कर सकते हैं कि जो कई चीज़ें जो हमारे नज़र में आ रही हैं, तो उस पर दो तीन चीज़ों की अगर हम बात करें तो फिर शायद हमारे लिए और अच्छा हो जाएगा कि अगर हम लोग ये एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि जब हम पहले ही कहा कि ईड़ा और पिंगला में जब हम चलते हैं तो दो और सारे दिन में 12-12 बार वो दोनों चलते हैं। लेकिन अब देखिए कि जब हम ये मॉडर्न साइंस इसकी बात उतना नहीं करता, ये तो सिर्फ नेजल साइकिल और कॉन्जेशन, डिकॉन्जेशन और हमारे जो नेजल फाइबर्स है उसका एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेशन है और राइट और लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर की बात है, और कहीं ना कहीं डायरेक्टली हाइपोथैलेमस को अप्रोच करता है और उसके माध्यम से सारे ऑर्गन को हमारे रेगुलेट करता है। और ये भी करता है कि जो हमारे ब्लड का फ्लो है स्किन से अंदर ले जाना या बाहर लेना, सारे चीज़ को करता है। यानी कि हम शरीर के रेगुलेशन को, ब्लड सर्कुलेशन को भी हम कहीं ना कहीं रेगुलेट कर सकते हैं एक जगह से ही करके इसके माध्यम से। लेकिन इसके साथ और कुछ चीज़ें हैं जो यूँ कहें कि जो स्पष्टतः बोला गया है, हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि जैसे जो ये स्वर चलते हैं, हम लोग ईड़ा को चंद्र नाड़ी और पिंगला को सूर्य नाड़ी कहते हैं। तो हमारे शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में इसी माध्यम से इसका उल्लेख है। यहाँ पे नेजल साइकिल की बात है, लेकिन तो यहाँ पे ये पहले भी कहा गया कि ये चंद्रमा के हिसाब से ये इसका बढ़ना और घटना भी होता है ये हमारे ये की। अब मान लीजिए जैसे हमारे एक महीने में जो 30 दिन है उसको दो भागों में बांटा गया, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अब शुक्ल पक्ष के पहले दिन यानी प्रथमा के दिन, शुक्ल पक्ष के प्रथमा के दिन ईड़ा नाड़ी या चंद्र नाड़ी यानी बाएं नथुने से जो है उससे श्वास का जो प्रवाह है वो प्रारंभ होता है। ये नॉर्मल है, दैट इज द नॉर्मल फिजियोलॉजी। ये वहाँ पे उसकी चर्चा नहीं है मॉडर्न साइंस में। यानी एक व्यक्ति के अंदर सांसों का प्रवाह नॉर्मल है कि नहीं है, हम इस शुक्ल और कृष्ण पक्ष या किस दिन देख रहे हैं उसके हिसाब से हम चेक कर सकते हैं कि उस दिन कौन सी नाड़ी चल रही है। यानी सुबह जब होती है, जब आप पहले प्रहर में जब जाते हैं, यानी सूर्योदय हो रहा है जब प्रथम दिन शुक्ल पक्ष के, तो पहले प्रहर में सूर्योदय के साथ आपका जो पहला स्वर चलेगा वो ईड़ा नाड़ी होगा, और 1 घंटे बाद वो पिंगला में परिवर्तन होगा, फिर 1 घंटे बाद ईड़ा, फिर 1 घंटे बाद ये बदलता रहता है। और ये क्रम 3 दिनों तक ऐसे ही बदलता रहता है। चौथे दिन यानी कि चतुर्थी के दिन सूर्योदय के समय आप देखेंगे कि पहला स्वर पिंगला यानी दाहिने स्वर से चलेगा, और फिर इसी तरह क्रमबद्ध चलते रहेगा। और 4-4 दिन के बाद यानी पहले दिन यानी प्रथमा के दिन आप शुक्ल पक्ष में बाएं नथुने से यानी कि ईड़ा नाड़ी ने शुरू किया, और चौथे दिन पहला सूर्योदय के साथ पहले जो घंटा होगा उसमें पिंगला नाड़ी चलेगी, और 1-1 घंटे पर बदलते बदलते ऐसे ही चलते रहेगी। और जब कृष्ण पक्ष आएगा उस समय पहला जो स्वर सूर्योदय के समय होगा वो पिंगला का होगा, यानी जो शुक्ल पक्ष में होगा वो उसका ठीक विपरीत
कृष्ण पक्ष में होगा। यानी ये प्रवाह नॉर्मली है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ द फ्लोइंग ऑफ द स्वर, जो बोल रहे हैं कि जो स्वर का हमारा प्रवाह है उसका ये नॉर्मल हमारे कृष्ण और शुक्ल पक्ष के हिसाब से उसका प्रभाव है। और इसीलिए हमारी परंपरा में ये जो कृष्ण और शुक्ल पक्ष है इसको भी हम कहीं ना कहीं इसको अपने जीवन का अंग ही मानते हैं, इसलिए कि हमारा अस्तित्व हम सिर्फ शरीर तक नहीं मानते, हमारे होने में शरीर के बाहर भी जो है वो भी हमारा ही है या उसमें भी हम हैं, उससे अलग नहीं है। हम लोग शरीर और शरीर के बाहर कोई चीज़ को अलग दो मान लेते हैं और इसलिए कहीं ना कहीं हम उसके प्रवाह को और उसके प्रभाव को दोनों को समझते नहीं है कि वो हमारे शरीर में किस रूप में प्रभावित हो रही है और शरीर को किस तरह प्रभावित कर रही है और शरीर में किस रूप में प्रवाहित हो रही है। यानी चंद्र का होना, सूर्य का होना, उसके साथ हमारे जो चंद्र और सूर्य नाड़ी का पर जो प्रभाव हो रहा है और प्रवाह भी हो रहा है, इन दोनों के अंतर को हम नहीं समझते या समझना नहीं चाहते, या मॉडर्न साइंस उस चीज़ को ध्यान नहीं देती या उस चीज़ को नज़रअंदाज करती है। लेकिन उसके होने का भी हमारे ऊपर प्रवाह है और प्रभाव है, दोनों है। तो इसलिए हम सिर्फ शरीर को ही अस्तित्व नहीं मानते, शरीर के बाहर जो है वो भी हमारे अस्तित्व का हिस्सा है। सिर्फ स्ट्रक्चर मानेंगे तो शरीर दिखेगा, लेकिन अस्तित्व मानेंगे तो शरीर के बाहर भी है और वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, या स्वास्थ्य के डिजीज होने के भी उतना है। अब हम जब 24 घंटे एक बंद घर में रहते हैं, एसी में बंद में रहते हैं, लाइट जलाना बुझाना बहुत ये करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो हम ये जो सूर्य और चंद्र के संपर्क से अपने अस्तित्व को का जो एक अंतर संबंध है उस अंतर संबंध से काट के रखते हैं कि शुक्ल पक्ष के साथ जिस तरह चांदनी देखती, कृष्ण पक्ष में जिस तरह हम धीरे धीरे अंधेरा देखते हैं, ये दोनों के साथ जो हमारे शरीर का, मन का और सेंस ऑर्गन का जो संबंध है उसको हम कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल दुनिया में या आर्टिफिशियल दुनिया के कवरिंग से जब जोड़ के देते हैं तो हम इस रूप में भी अपने अस्तित्व के सच को कहीं ना कहीं नकारते हैं या उस अस्तित्व के सच से अपने को दूर करते हैं। और रोग होने के लिए ये भी एक वजह है कि हम सिर्फ शरीर नहीं है, शरीर के बाहर जो है वो भी हमारे अस्तित्व के लिए उतना ही आवश्यक है जितना हमारे शरीर के अंदर, और उसके साथ हमारा स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है। तो हम उस चीज़ को नकारते हैं आर्टिफिशियल दुनिया में रह के, तो ये भी हमारे शरीर के और स्वास्थ्य को और हमारे शरीर के जो अंदर की जो क्रियाएं हैं उसको प्रभावित करती है। जो नाड़ी हमारे सूर्योदय के साथ अंतर संबंध है और उसे हम अब सूर्योदय से ही नहीं मिलने देते हैं, उस शरीर को, उस श्वास को पता ही नहीं चलने दे रहे हैं कि कब सूर्योदय हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे उस संबंध को हम आर्टिफिशियल लाइट से जोड़ के या आर्टिफिशियल अंधेरे को जोड़ के कर रहे हैं, तो हम इनडायरेक्टली मैसेज दे रहे हैं कि भाई अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, अभी रात नहीं हुई है। और इस तरह बोल बोल के या इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करके एक आर्टिफिशियल दुनिया बना रहे हैं और हमारे अंदर के स्वर को भी हम कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना भी है और कुछ चीज़ें हैं कि इस चीज़ को हम समझते नहीं है, लेकिन स्वर परिवर्तन करके कई रोग ये किए जा सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के आधार पे अगर किसी को डिजीज़ है तो हम उस रूप में देख सकते हैं कि उस समय कौन सा स्वर चल रहा है और उस समय कौन सा प्रहर है, कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है, और कौन सा घंटा है, तो उसके हिसाब से कौन सी नाड़ी चलनी चाहिए या कौन सा स्वर चलना चाहिए, और अगर वो स्वर नहीं चल रहा है तो उसको बदलें। या कभी कभी हम लोग स्वर तो नॉर्मल चल रहा है लेकिन हमने लाइफस्टाइल ऐसा कर दिया कि उसी स्वर को दूषित कर दिया, तो उस समय भी हमको उस स्वर को बदल देने से कभी कभी लाभ होता है और हम रोग मुक्ति की या अस्वस्थता से बाहर निकलने की ये करते हैं। तो स्वर बदलना भी होता है, जहाँ ज़रूरत है उसको हम बदलने की कोशिश करते हैं और बदलना ज़रूरी भी है। जनरली इस तरह की चीज़ों में होती है तो हमें बहुत बार इस चीज़ को करने की बहुत ज़रूरत है। और इस जो
इस चीज़ से हम कटते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने लिए एक अलग दुनिया बना रहे हैं। जो हमारे प्राकृतिक या परिवेश है या हमारा जो प्रकृति है शरीर का अस्तित्व को, उसके विपरीत हम कहीं ये करते हैं। रात में सोते समय हम लोग अक्सर बोलते हैं कि बाईं करवट सोए, यानी बाईं करवट हम सोते हैं तो दो चीज़ें होती है कि दाहिना स्वर चलता है यानी पिंगला नाड़ी चलती है, यानी कि ईड़ा नाड़ी रेस्ट में चली जाती है, ईड़ा नाड़ी काम नहीं करेगी। और ईड़ा नाड़ी जब रेस्ट में जाएगी तो आप नींद अच्छी आएगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को, और ये पिंगला जब चलेगी तो कहीं ना कहीं आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगी, यानी खाना इजीली डाइजेस्ट होगा। तो बायां करवट सोना वो आपके लिए दो चीज़ें हैं कि आपके अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो भी ठीक रहेगा और नींद भी अच्छी आएगी कि स्वर नाड़ी चंद्र नाड़ी को हमने रेस्ट में भेज दिया, उसको एक्टिविटी नहीं करने दिया। नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा सपने और बहुत तरह की चीज़ें आती रहेंगी। दाहिने करवट लेंगे तो बायां स्वर चलने लगेगा। तो वो बहुत सी चीज़ें हैं कि शरीर में कूलनेस आएगी। तो कभी अगर शरीर में बहुत ज़्यादा हीट हो गई है, गर्मी हो गई है, तो बेहतर है कि दाहिना बायां स्वर चलाएं ताकि शरीर में कोल्डनेस आए, ठंडक आए। तो ये हम कर सकते हैं। और बहुत बार डिजीज कंडीशन के हिसाब से, शरीर के कंडीशन के हिसाब से और एक इमरजेंसी आवश्यकता के हिसाब से भी हम लोग कभी कभी स्वर नाड़ी का परिवर्तन करते हैं। ये ज़्यादा जरूरी है। इसकी कई क्रियाएं हैं, कैसे किया जा सकता है वो अलग बात है। उसके लिए अगर सही में आपको स्वर योग अच्छे से जानना है, अच्छे से सीखना है, तो बिल्कुल किसी अच्छे स्वर योगी के से संपर्क करिए, या हमारे केंद्र पे भी आ सकते हैं। हम लोग इस पर आपको अच्छे से करेंगे और पूरी पैरामीटर्स के हिसाब से, सिर्फ प्रोसेस ही नहीं, उस प्रोसेस का एप्लीकेशन और कैसे शरीर पे इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि कैसे किस प्रोसेस से करने पे आपके ब्लड सर्कुलेशन पे या ब्लड फ्लो पे रेगुलेट हो रहा है, ब्लड प्रेशर पे रेगुलेट हो रहा है, आपके पल्स पे आप चेंज कर पा रहे हैं, आपके शरीर के अंदर विशेषकर स्किन के ग्लो पे आप देख पा रहे हैं, स्किन के अंदर के जो ब्लड फ्लो है उसको देख पा रहे हैं, या जिसकी वजह से स्किन के एक क्या बोलेंगे, एक एजिंग प्रोसेस या जो कहा जाता है कि एक लस्चरनेस आ जाता है, जो एक थकान जो स्किन पे त्वचा पे आ जाती है, उनको स्वर योग से कैसे कर सकते हैं। बहुत लोग जाते हैं कि कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के लिए, वो हम स्वर योग से बहुत सी चीज़ कर सकते हैं, विशेषकर स्किन के टेक्सचर को लेके, ग्लो को लेकर, या शरीर के बनावट को लेके भी कई चीज़ होती है। कहीं कहीं रिंकल्स पे भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, और कहीं में कोई शरीर के अंग का कम विकसित होना या ज़्यादा विकसित होना, उसको भी हम कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकते हैं इसी के माध्यम से हम लोग। तो ये चीज़ें हैं कि स्वर योग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये हमारी बहुत पुरानी विधा है, जिसको शायद अभी भी हमारे बड़े ऋषि मुनियों ने इसको बचा के रखा है, या उसका प्रचार प्रवाह लेके आया है, और अभी भी शायद इसको और ज़्यादा एक्सपोज करने की ज़रूरत है कि इसके अंदर और भी कई चीज़ है। ऋषि मुनियों ने तो अपनी बात बहुत अच्छे से कह दी है, उस चीज़ को आज के मॉडर्न पैरामीटर के हिसाब से ज़्यादा कहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें उसमें सब कुछ है, जो कुछ भी लोग खोज रहे हैं वो सारी चीज़ें, उसकी व्याख्या करने की ज़रूरत है, और उसको हम आज के पैरामीटर्स या आज के जो टर्मिनोलॉजी है, आज की जो टर्मिनोलॉजी है मॉडर्न साइंस के, उसके हिसाब से उसको प्रस्तुत करने की ज़रूरत है। तो इसके ये में हम लोग कर सकते हैं कि सिर्फ हमने स्वर की बात की, वो लोग उसी ये में कि स्वर जब सांसों का लेना आना जाना होता है, तो उसके बीच जो सूक्ष्म वाइब्रेशन होती है, वो वाइब्रेशन, सिर्फ वाइब्रेशन कैसे हमारे शरीर के तंतुओं तक पहुंचती है, और वो वाइब्रेशन के आधार पे ही वो शरीर के सर्व अंगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभावित करती है। यानी वाइब्रेशन यहाँ इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ यूँ कहे कि सिर्फ एयर जाना आना नहीं है, ये वाइब्रेशन है। इसलिए कई बार कई रोगों में सिर्फ हम लोग नेजल वाइब्रेशन देके, नेजल थ्रू से फ्लो देके, एयर फ्लो देके भी कई ट्रीटमेंट होती है। कई ऐसी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं जहाँ पे हम लोग सिर्फ गंध को यूज़ करते हैं, सुगंध को यूज़ करते हैं, यानी नाकों से स्मेल देखते हैं, और स्मेल की जो सूक्ष्म वाइब्रेशन होती है वो कहीं ना कहीं जाके ब्रेन में पहुंचती है और हमें प्रभावित करती है। या यूँ कह लीजिए कि, या आपने खुद भी अपने जीवन में अनुभव किया हो कि जब बहुत थकान हो,
अरोमा थेरेपी आपने सुना है, सिंपल अरोमा से आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं या बहुत तरह की चेंजेस आ जाती हैं। क्यों आती हैं? अरोमा शरीर के बाहर आप देते हैं और सिर्फ गंध जाती है, तो गंध क्या करती है? गंध के माध्यम से वो जो वाइब्रेशन जाता है, अलग अलग गंध की अलग अलग वाइब्रेशन है और वो हमारे ब्रेन के अलग अलग एरिया को एक्टिवेट करती है। और सिर्फ उसी को एक्टिवेट नहीं करती है, क्योंकि उस गंध के पीछे हमारी एक चेतना है कि किस गंध को क्योंकि ये हर गंध भी है तो हमारे सेंस ऑर्गन क्या है, और सेंस ऑर्गन के पीछे भी एक थॉट है। अगर थॉट तक पहुंचती है वो हमारे कहीं चेतना तक पहुंचती है। और ये भी है कि नेजल साइकिल सेंस ऑर्गन को भी रेगुलेट करती है, सारे सेंस ऑर्गन को। यानी हमारे अंदर अगर सेंस ऑर्गन की भी कंट्रोल है, कि किसी चीज़ को देखने पर खाने पे कंट्रोल नहीं है, किसी को कोई चीज़ देखने पर उसको खरीदना ही है, माने हर चीज़ को है, किसी भी चीज़ की अति या कम सेंस ऑर्गन का यूज है उसको भी रेगुलेट करता है स्वर योग। अगर स्वर योग को सही तरह से व्यवहार किया जाए तो हमारे सेंस ऑर्गन को भी रेगुलेट करता है, यानी कि हम प्रत्याहार की भी स्थिति में जा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आप लोग इस चीज़ को सही ढंग से आप यूटिलाइज अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस पर आप डिटेल्स में आप जान सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं, और चाहे तो हम लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं। खैर, अब इस पर आ जाएं हम लोग। आज के जो 3 सवाल होंगे उस पे होगा कि स्वर जो योग है उसमें हम लोग जो ईड़ा नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी हमारे किस साइड के ब्रेन को रेगुलेट करती है। ऑटिज्म में या ऑटिस्टिक चाइल्ड में कौन सी नाड़ी का क्या रोल है, दूसरा। और तीसरा जो सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है तीसरा, कि जब भी हम अगर कुछ रिसर्च जो आए हैं उस पे बात करें तो आँखों के कौन से रोग पर स्वर योग प्रभावित कर सकता है, या जो भी रिसर्च आया है जिसकी चर्चा हम लोगों ने की कि किस किस रोगों में हुआ है, तो उसमें आँखों के किस रोग पर स्वर योग की भूमिका रिसर्च पेपर में मेंशन की गई। ये 3 सवाल करना है। बाकी इस एपिसोड को भी उसी तरह आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और अपने रिस्पॉन्स मेल पर भेजिए। और अब हम लोग बहुत अगस्त में हम लोग डिटेल्स में एक एक विषय पर नए कोर्स स्टार्ट करेंगे। फीस स्ट्रक्चर बहुत ही नॉमिनल रहेगी। पंच प्राण पे होगी, पंचकोश पे होगी, स्वर योग पे होगी, और नाड़ी चिकित्सा जो पिछले बार एपिसोड में, चारों पर, क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि डिटेल्स में करना होगा। और इस एपिसोड में लास्ट वीक में कुछ लोगों ने कहा कि वो पुराने एपिसोड देखें तो उनको सत्य वाली पर भी है कि हीलिंग विद सत्य, तो सत्य को कैसे हमारे शरीर को या हमारे स्वास्थ्य पे प्रभावित करता है, तो उस पर भी हम लोग करेंगे। संपर्क में रहिए। और जो लोग को भी ये पुस्तक चाहिए, हीलिंग विद सत्य या फेशियल डायग्नोसिस पार्ट 1, वो इस मेल आईडी पर करेंगे। नॉमिनल चार्ज है, आप उसको खरीद सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने सत्र में साथ रहने के लिए और चीज़ को और लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो इसलिए स्वस्थ रहिए और अपने भी स्वर को ध्यान दीजिए और स्वर को साधने की कोशिश कीजिए, और लोगों को भी बताइए कि स्वर के माध्यम से ही बहुत से रोग को आप ठीक कर सकते हैं, या स्वर के माध्यम से अपने शरीर के इम्बैलेंस को ठीक रख सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। तो आइए इस वैदिक स्वास्थ्य परंपरा या वैदिक नेचर क्योर की जो विरासत है उसको और लोगों तक पहुंचाएं, और आप इसमें सहभागी बने। और हम लोग बहुत जल्दी अलग अलग एरिया में भारतीय स्वास्थ्य ज्ञान परंपरा की संगोष्ठी भी करेंगे, और अलग अलग एरिया में छोटे छोटे संसद या संघ बनाएंगे, ताकि हर जगह पे उसकी चर्चाएं हों, और वहाँ पे स्थानीय अगर कुछ उस तरह के विज्ञान वहाँ भी पड़ा हो तो उसको भी दुनिया के सामने ले आएं। और इसमें इंडियन ट्रेडिशनल हेल्थ एसोसिएशन सहयोग करेगा। तो इंडियन ट्रेडिशनल हेल्थ एसोसिएशन के जो उसमें एक्सपर्ट हैं या जो उसके सदस्य हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो जो लोग भी इसमें जुड़ना चाहते हैं, इंडियन ट्रेडिशनल हेल्थ एसोसिएशन के मेंबर्स बन सकते हैं, और बनने के साथ वो भी इसके कड़ी का हिस्सा बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए और अपने स्वर को ठीक रखिए। धन्यवाद।